औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका होस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन सीएच पाकिस्तान। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हर हफ्ता आपके लिए बहुत सारा होम्योपैथिक नॉलेज लेकर हाजिर होते हैं। पाकिस्तान के मायानाज होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे साथ होते हैं और वो अपना कीमती नॉलेज शेयर करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हैं। और इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनीज पे है, जैसे जिसको गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा की बीमारियां, गुर्दा की सोजश, गुर्दा की पत्थरी। इस टॉपिक पे आज हमारी बात होगी। पाकिस्तान के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे साथ हैं, तो पहले मैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर मियां मुनव्वर चांद साहब, आप चीफ ऑर्गेनाइज़र सीएच पाकिस्तान हैं। जनाब खुश आमदीद, वेलकम। आप स्पेशल टीवी के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप का तारुफ तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो आपके साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर सज्जाद अहमद काजी साहब। आप प्रेसिडेंट हैं सीएच पाकिस्तान के, तो आप भी मायानाज होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं डॉक्टर मियां मुनव्वर चांद साहब से बात करता हूं कि सर, गुर्दा की दर्द अक्सर आप देखते हैं कि मरीज़ आते हैं और आके शिकायत करते हैं कि गुर्दे में दर्द है, लेफ़्ट में है, राइट में है, दोनों में है, या पेशेंट को पता नहीं होता कि ये दर्द कौन सी है। जब हमारे पास आता है तो हमें उस पेशेंट को कैसे डील करना चाहिए। अगर हम डायग्नोज करते हैं कि ये गुर्दे की दर्द है तो उसका क्या तदारक करना है, ये मेरे नाजरीन को बताइए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ साहब, और स्पेशल टीवी का भी शुक्रिया। और बड़ा अच्छा ही आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे कि आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। होता ये है कि जो गुर्दे की दर्द है, और बाद औक़ात लोग समझ रहे होते हैं कि ये गुर्दे की दर्द है, जबकि वो गुर्दे की दर्द नहीं होती, वो कमर की दर्द होती है। अब गुर्दे की दर्द और कमर की दर्द में एक फ़र्क है कि गुर्दे की दर्द जो है वो मुसलसल रहती है, जबकि कमर की दर्द जो है वो उठने बैठने से उसमें फ़र्क पड़ जाता है या रिलीफ मिल जाता है। तो अगर मुसलसल दर्द हो तो ये, और वो दर्द भी जो दर्द आपके पीछे से शुरू होकर आगे की तरफ आए, तो वो दर्द स्पेशली जो है वो किडनी की दर्द होती है। तो गुर्दे की दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हैं और मल्टी काजेज़ हैं। बाद औक़ात पानी की कमी की वजह से भी हो जाता है, और भी इसमें ज़्यादा मेडिकेशन की वजह से भी। और ख़ासकर जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दो चीज़ें इंडिकेट करूँगा, वो बड़ी ज़रूरी है गुर्दे के हवाले से। कि एक तो पेन किलर जितनी भी हम खाते हैं वो सब गुर्दों के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसलिए कभी भी कोई पेन किलर अपने डॉक्टर की हदायत के बगैर ना इस्तेमाल करें। दूसरा, जितने भी आप मैदे के सिरप पीते हैं ना, स्टमक के लिए कोई भी सिरप पीते हैं, वो भी एक वक्त आता है कि वो भी आपके गुर्दों में स्वेलिंग का सबब बनते हैं, और बाद औक़ात आपके गुर्दों को फेलियर की तरफ भी ले जाते हैं मसलसल पीने से। तो ये दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर स्टोन हो, छोटा मोटा स्टोन बने, तो वो पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से निकल जाता है। ऐसे होम्योपैथी में हमारी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, बर्बरस वल्गरस है, हाइड्रोंजिया है, वो पीने से भी स्टोन ठीक हो जाता है, निकल जाता है, और स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर डॉक्टरों से बचना चाहते हैं, महफूज रहना चाहते हैं, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वज़न ना बढ़ने दें, ज़्यादा बैठे ना, कम अज़ कम 2000 कदम ज़रूर रोज़ चलें, तो आपके गुर्दे इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। जी डॉक्टर सज्जाद काजी साहब, सर खुश आमदीद, वेलकम। थैंक यू टू स्पेशल टीवी। तो सर, आप इसमें इजाफा करें कि जैसे डॉक्टर साहब ने तो गुर्दे की दर्द से पत्थरी और अद्वियात की तरफ चले गए, आप कमर दर्द और पत्थरी की गुर्दे की जो दर्द है इसमें थोड़ा सा फ़र्क बताएं कि इनकी वजूहात क्या हैं और इनमें फ़र्क क्या है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट किया है काफ़ी हद तक को नाज़रीन के लिए, कि गुर्दे का दर्द जो होता है कभी उसमें कमी भी आ जाती है और शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। वो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि पीछे से चलकर पेट में, मसाने में, और बाज़ का ज़्यादा शिद्दत हो तो रानों तक भी चला जाता है, और कमर दर्द पीछे, वो आगे दर्द नहीं आता। अब उसकी वजूहात में ये होता है कि मसल्स पुल हो जाते हैं,
उस वजह से भी कमर दर्द हो जाता है। डिस्क जिसको वो मोरे कहते हैं, उनमें कुछ स्पाइनल कॉर्ड इशू, 3-4 इशू, स्पाइनल कॉर्ड इशू है, अगर उस छठे का नर्व्स दब गई है उस वजह से भी है, तो इस वजह से कमर में दर्द होते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर ज़्यादा सर्दी लगने से भी कमर दर्द भी और गुर्दे में भी दर्द दोनों में हो जाते हैं। अच्छा, गुर्दे में सोजिश तक हो जाती है और पेशाब तक बंद हो जाता है। सर्दी इतनी खतरनाक चीज है आजकल, क्योंकि मौसम भी चल रहा है, तो एहतियात करनी चाहिए कि अपने आप को खासकर 60 साल से, जैसे आप जैसे लोग हैं इनको। जी 60 साल से अबव या बच्चों को भी 40 साल से अबव की बात रखें। हाँ, तो उसमें जितने भी लोग हैं सर्दी, क्योंकि एक लिमिट होती है इम्यूनिटी की भी, कुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है इंसान की, उसकी भी एक लिमिट होती है कि उस टेम्परेचर गर्मी है या सर्दी है, एक लिमिट तक तो उसको इग्नोर करेगा, उसके बाद वो फिर उसकी कैपेसिटी इग्नोर करने की ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर ये है कि हमें एहतियात ही करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह वो जो दर्द है, मेडिकेशन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से इंडिकेट भी कर दिया कि स्टमक के, मैदे के लिए सिरप और पेन किलर, क्योंकि आजकल तो हर आदमी जो है ना, जब भी कोई दर्द शुरू होता है तो वो अपने तौर पर स्टोर से जाकर फौरी तौर पर पेन किलर खा लिया। वो भी जरूरी है, लेकिन एक हद तक उसको बर्दाश्त करें। फिर उसके अलावा मोटापा, फिर कुछ सब एंटीबायोटिक ले, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक भी हैं जिनकी वजह से भी पथरी बनती है, उसकी वजह से भी पथरी बनती है। फिर जो हमारा जो होता है एक थायराइड ग्लैंड जब हाइपर होता है, जो एक्टिव सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उस वजह से कैल्शियम जो है वो हड्डियों से निकल पुल आउट करते हैं, होना शुरू हो जाता है और वो खून में ज़्यादा मकदार हो जाती है। अल्टीमेटली गुर्दों से वो फिल्टर होकर निकलते हैं और गुर्दों में पथरी की ये वजह भी बनती है। तो फिर उसके अलावा आप अगर नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से पथरी की चांसेस बढ़ जाते हैं। चीनी का इस्तेमाल है, फिर इसी तरह एनिमल प्रोटीन्स हैं, रेड मीट या बड़ा गोश्त जिसको कहते हैं, इन चीज़ों के इस्तेमाल से भी पथरी बनने के चांसेस होते हैं। फिर इसमें फैमिली हिस्ट्री भी आ जाती है, जिसको जेनेटिक भी कह सकते हैं हम, कि बाप दादों को थी तो आगे बेटे को भी पोते को भी होगी। ये चीज़ भी इसमें उसकी एक वजह, पथरी बनने की वजह बनती है। तो ये गुर्दे की, अभी तो बात चल रही थी कि कमर दर्द की और गुर्दे की वजूहात। जी वजूहात, वो ये गुर्दे की वजूहात हो गया। कमर दर्द में जैसे बताया था कि वो मसल्स पुल हो जाना, डिस्क स्लिप हो जाना, डिस्क एक जर्बल मिसल है, बड़ा मकूला हम चलता है कि वो फलां काम करना बड़ा दिल गुर्दे का काम है, इसमें भी रोशनी डालेंगे क्या? हाँ नहीं, गुर्दे का काम ये है कि गुर्दा असल में ये पूरी इंसानी जो बॉडी है, इसकी सेहत का हर आर्गन इसका एक लिहाज से किसी हद तक मुताज है कि जब वो ब्लड उसको प्योरीफाई मिलेगा तो उसके हमारे लंग्स भी, हमारे पेनक्रियाज, स्टमक, माइंड सब वो काम करेंगे। अगर गुर्दे ने अगर काम करना छोड़ दिया तो उसके साइड इफेक्ट में हमारी पूरी बॉडी, इवन हमारा माइंड भी काम करना छोड़ जाता है। इसलिए फिर कहते हैं कि दिल गुर्दे के काम में, गुर्दा भी मजबूत होगा और दिल पंप करके ब्लड आगे सप्लाई करेगा तो एक इंसान सेहतमंद रहेगा। जी डॉक्टर साहब, सर ये जो पथरी बनती है, अक्सर आप देखते हैं कि आजकल पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा रुझान है, ये किस वजह से बनती है? इसमें रोशनी डालें जरा, मेरे नाजरीन को बताएं कि पथरी कैसे बनती है। डॉक्टर साहब, पथरी जो है ना, उसका मेन सोर्स तो ज़्यादातर मिल्क है। आप दूध जो पीते हैं, एक तो इसका ये सोर्स है, कैल्शियम, यानी कि भैंस का दूध और गाय का दूध पथरी बनाता है? देखें नहीं, भैंस का दूध पथरी बनाता है। आप ये सिर्फ पाकिस्तान में आपको और इंडिया में, पाक हिंद में आपको भैंस का दूध मिलेगा, बाकी पूरी दुनिया में भैंस का दूध नहीं है। भैंस के दूध की इतनी अफादियत नहीं है। आप देखें, लेकिन चलता तो यहाँ तो चलता ही भैंस का दूध है। तो पानी की मिकदार कम पिए, आपके सवाल पे जाते हैं। पानी कम पीने वालों को स्टोन बन जाता है। स्टोन दो कैटेगरी के होते हैं। एक स्टोन जो होता है जो कैल्शियम का होगा, वो अगर बनता है तो बढ़ता जाता है, तो फिर उसको पथरी कितनी किस्म की होती है? पथरी तकरीबन 2 किस्म की होती है रूटीन में।
क्या ये भी बताइएगा कि दोनों किस्म की पत्थरियां होम्योपैथी की दवाइयों से निकल नहीं, जाती हैं? कैल्शियम की अगर पत्थरी अगर नॉर्मल साइज की होगी तो वो निकल जाएगी, लेकिन अगर वो बड़ा स्टोन बन जाएगा तो फिर वो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। वो हमारी होम्योपैथी दवाई से नहीं निकलेगी, उसके साथ तजर्बा भी नहीं करना। लेकिन आम रूटीन में जो पत्थरी बन रही होती है वो होम्योपैथी की दवाई से आराम से निकल जाती है। कैसे पता चलेगा कि चाहे- ये कैल्शियम की है या आम पत्थरी है? इसके प्रॉपर टेस्ट होता है, हम्म, इसके 2-3 टेस्ट होते हैं। एक तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं, ठीक है। एक आप EGFR एक टेस्ट होता है, वो गुर्दे की हेल्थ को बताता है। नहीं, वो तो बताता है कि गुर्दा कितना वर्कर है, देखें ना, वो वर्किंग में है। पत्थरी करती क्या है, पत्थरी गुर्दा ही तो डैमेज करती है। अगर गुर्दे की हेल्थ कमजोर है ज्यादा तो फिर आपको गुर्दा रिमूव करना पड़ेगा, पत्थरी नहीं रिमूव करनी पड़ेगी। अगर उसकी हेल्थ सही होगी तो फिर पत्थरी रिमूव करनी पड़ेगी, गुर्दा नहीं रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए उसको सर्जरी से पहले आपको गुर्दे की हेल्थ का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आया EGFR कराना पड़ेगा। EGFR कराना पड़ेगा, RFT कराना पड़ेगा, ताकि उससे भी गुर्दों की वर्किंग ठीक है। EGFR से गुर्दों की हेल्थ का पता चलेगा और RFT से गुर्दों की वर्किंग का पता चलेगा और अल्ट्रासाउंड से गुर्दों की शेप का पता चलेगा। अच्छा, ये 4 चीजें आपने बताई हैं? चीजें नहीं, 4, EGFR, RFT, अल्ट्रासाउंड और 3 चीजें, 3 टेस्ट है। ये 3 टेस्ट जो है ना ये मस्ट करने हैं। और ये जरूरी नहीं कोई बीमार आदमी करे, तंदुरुस्त को भी करे। ये जो बंदा भी 40 से ऊपर है ना, वो बंदा अपने 6 माह के बाद गुर्दों का एक बार टेस्ट जरूर कराए, क्योंकि गुर्दे जब फेल होते हैं ना आपके, तो फिर ये कोई मौका नहीं देते और आपको पता ही नहीं चलता। जब तक आपको पता चलता है गेम निकल चुकी होती है। एक उर्फे आम में एक बड़ी आम बात है इंफॉर्मेशन के लिए कि होम्योपैथी में तो सिर्फ सिम्टम पे बेस करती है, सिम्टम उसकी बेस है, बुनियाद है। तो ये टेस्ट कहाँ से आ गए उसमें? हाँ जी, बड़ी अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब। ये जो हमारे लोग हैं ना, ये इतने इजी नहीं लेते होम्योपैथी को और ना होम्योपैथी डॉक्टर को। हम फिर उनको इजी नहीं लेते। अच्छा। हाँ, हम भी नहीं उनको इजी लेते। अब ये सिंपल सी बात है कि जब आपके सीने में दर्द होती है ना, तो हम फौरन समय पता चल जाता है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। और हमारी होम्योपैथी में इतनी खूबी है कि आप होम्योपैथी एक बार तरफ एंजियोग्राफी की रिपोर्ट रख लें और एक तरफ आप अपनी दवाइयाँ रख लें। जैसे अक्सालिकम एसिड रख लें, आपके बाजू में दर्द आ रही है तो आप अक्सालिकम एसिड लेट्रोडेक्स देंगे, सीने में दर्द आ रही है तो अक्सालिकम एसिड देंगे। और अगर आपके अरूटा में प्रॉब्लम हो रही है या शेप में ये सिम्टम आ रही है तो इसका मतलब है LVH है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना डिफेक्ट है। तो ये हमारी होम्योपैथी में बड़ी वाजिया स्क्रीनिंग है। एक एक सिम्टम की एक एक टेस्ट के साथ 100+ मैच करता है। यानी आपका टेस्ट अगर 99% रिजल्ट देता है ना, हमारी होम्योपैथी की जो सिम्टम है वो 100% देती है। लेकिन हमारे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हमारी बात पे इतना यकीन नहीं करते। फिर हम उनकी बात को और अपनी मेडिसिन को टैली करने के लिए उनको रेफर करते हैं कि आप अपनी पिक्चर कहीं से भी करवाते रहें, देखते रहें। उसका फ़ायदा ये होता है जब उनको टेस्टों की तरफ भेजते हैं तो वो हमारा मरीज़ मुस्तकिल रहता है हमारे पास, तो हमारी बातों पे नहीं रहता। वो टेस्ट चेक कर रहा होता है, उसे पता चल रहा होता है कि मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है, कहाँ पे खड़ा हूँ मैं। हाँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो दवाइयाँ वो हमारी नहीं छोड़ता और एलोपैथी के टेस्ट वो नहीं छोड़ता। अगर हम नहीं कहेंगे तो वो फिर भी चेक करवाता है। तो ये मरीज़ की साइकी है और हम भी मरीज़ के साथ, देखो हमने मरीज़ के साथ चलना है, उसके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं। अगर आप समझते हैं कि बहस के साथ आप मरीज़ को सेटिस्फाई कर लेंगे तो नहीं। मरीज़ जहाँ सेटिस्फाई होता है, मरीज़ सेटिस्फाई होता है कि जी मैं अपनी मर्ज़ी की लैब से टेस्ट कराऊँ। जब वो अपनी मर्ज़ी की लैब से टेस्ट करवाता है, हमारी दवाई इस्तेमाल करता है, रिजल्ट मिलता है, मरीज़ आपका पक्का। तो ये कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल कम करें, दूध का इस्तेमाल कम करें। वो लोग जिनको स्टोन बन रहा हो किसी भी तरह का, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पानी भी फिल्टर, अगर पानी भी नहीं, इसके अलावा पत्थरी बनने की वजूहात, चावल ज़्यादा खाने से पत्थरी बनती है, चावल खाने से ज़्यादा, गोश्त खाने से ज़्यादा बनती बड़ा है, ज़्यादा राम तलबी से बनती है। आप अंडे ज़्यादा खाने से भी पत्थरी बनती है। कोई भी जो आप जिसमें प्रोटीन ये ज़्यादा, साग है, पालक है, सब्ज पत्तों वाली चीज सब्जियां जो है, इनसे भी पत्थरी जो है वो आप बनती है। किसी भी एक चीज़ को जो है ना डिफाइन नहीं कर सकते डॉक्टर साहब कि एक ही चीज़ से पत्थरी बनती है। नहीं, ये 5-7-10 का एक ग्रुप है। एक ग्रुप है, मल्टी पर्पज है, मल्टी काजेज हैं जिसकी वजह से स्टोन बनता है। और मुख्तलिफ लोगों में कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि उनकी रूटीन में स्टोन बनता रहता है, निकलता भी रहता है। कुछ लोगों में स्टोन जब बनता है तो वो निकलता नहीं है, वो उनको लाजमी कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ती है। तो ये मरीज़ को भी और सेहतमंद लोगों को भी अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए और अपना RFT ज़रूर कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, पत्थरी बनने की
वजूहात तो डॉक्टर साहब ने बताई हैं बड़ी डिटेल के साथ कि इन चीज़ों से, इस खुराक से जो है इन चीज़ों की ज़्यादती से पत्थरी बन जाती है। अब पत्थरी बन गई, उसकी अलामात क्या होंगी वो भी आप ज़रा मेरे नाज़रीन को बताएं। जब पत्थरी बन जाती है तो उसके रिजल्ट में बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से करवाया है तो डायग्नोज हो गया कि उसको पत्थरी है, लेकिन बात सिम्टम की हो रही है तो इसका अचानक और बड़ा शदीद दर्द होता है कमर के निचले हिस्से में, और ये दर्द चल कर आगे भी आता है। शदीद क्या, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, नाकाबिले बर्दाश्त कह लें। हमें देखा है कि लोट-पोट हो रहे होते हैं गुर्दे वो की शदीद दर्द होता है, फिर इसकी वजह से उसको मतली होती है पेशेंट को, फिर जब और उसमें शिद्दत होती है तो पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है, के हो जाती है, ये सिम्टम। फिर उसके अलावा ये भी होता है कि उसके जो किडनी से ब्लड वगैरह आता है, यूरिन में ब्लड वगैरह भी उसमें आता है। तो फिर इसके अलावा ये एक ये होता है कि जब किडनी की जो वेन्स होती हैं उनमें थ्रोम्बोसिस मतलब क्लाट आ जाता है, जमा खून कह ले ताकि आसान समझ आ जाए, थ्रोम्बोसिस के बजाय जमा खून का कोई जरा 2-4 इकट्ठे होकर एक टुकड़ा सा आ जाता है, उस वजह से भी गुर्दों में दर्द शुरू हो जाता है। मेरा ये चैनल पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में, तुर्की में भी देखा जा रहा है, इंडिया में भी देखा जा रहा है, और हमारा प्रोग्राम मुझे डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा ये इंडिया में भी देखा जाता है। 38% लास्ट एपिसोड में मुझे बताया गया है कि 38% लोगों ने बम्बे, दिल्ली और आगरा और ये इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में आपका प्रोग्राम, पाकिस्तान में 30% लोगों ने देखा, इंडिया में 38% लोगों ने देखा, तुर्की में 24% लोगों ने देखा। ऐसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये प्रोग्राम, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ल्ड काल पे 41 नंबर पे हमारा पाकिस्तान में भी चल रहा है, और इसके अलावा केबल पे 61 पे चल रहा है। जो उसकी टेलीफोन की केबल है, PTCL की केबल, उस पे भी 67 नंबर पे ये मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप बता रहे हैं ना कि देहातों में भी हमारे नाजरीन हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, तो थोड़ा सा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है मैं उनसे हट के बात करता हूँ ताकि एक आम आदमी तक होम्योपैथी का पैगाम पहुँचे। कंटिन्यू करें जी। उसमें वो थ्रोम्बोसिस से बात हुई थी, फिर उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि वो खून जमा, वो खून कुछ मिकदार में जब वेंस में फंस जाता है उस वजह से भी ये गुर्दे में दर्द होता है। उसके अलावा आप ये कह लें कि पानी कम पीने की वजह से, और पुराना जिनको दस्त लगने की हर एक हफ्ते उनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहती है, फिर 2 हफ्ते उनको ये दस्त लगे रहते हैं, साल लगे रहते हैं, उससे भी उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से भी पथरी बन जाती है। फिर वो चीज़ें जब ऑक्सीलेट वाली चीज़ें जब खुराकें इस्तेमाल की जाती हैं तो उसके साथ अगर हम कोई ऐसी चीज़, कैल्शियम जो है, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कैल्शियम एक लिमिट तक तो हमारी बॉडी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और इस्लाम ने भी ये कि मियाना रवि, दरमियाना रास्ता, कि एक सेहतमंद आदमी को 1200 मिलीग्राम से ज़्यादा ऊपर कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। अगर मैं दूध की बात करूं तो एक गिलास में तकरीबन ये कहते हैं कि 250 मिलीग्राम के करीब उसमें कैल्शियम होता है। तो कुछ लोग जो सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो वो सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए उस वक्त तक कि जब तक आपको डायग्नोज हो जाए कि कैल्शियम की बड़ी शदीद किस्म की कमी है, और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक अगर आप कैल्शियम लें तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज जब ओवर होगा तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छी तरीके से बयान किया, तो वो उसमें फिर गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वो कैल्शियम वाली खुराकें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एतदाल उसमें बहुत ज़रूरी है। जिनको पथरी है तो वो इसमें बिल्कुल कमी करें, दूध का इस्तेमाल, भैंस का दूध छोड़ दे। जब पथरी बन गई तो बिल्कुल छोड़ दें। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने सही फरमाया है कि अगर उसको पथरी बन गई है फिर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, फिर उस सूरत में उसको नहीं करनी चाहिए। अगर पथरी नहीं है फिर उसके ऊपर से वो जो मलाई वगैरह, जो उसको फैट वगैरह है, उसको उतार कर फिर इस्तेमाल करें। कैल्शियम की भी ज़रूरत है क्योंकि कैल्शियम हमारे जी। तो नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का।
हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, हमारे साथ रहने के बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब से बातचीत चल रही थी, तो मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब, पथरी की वजूहात भी हो गई, पथरी बन गई, अब तशखीस करनी है कि पथरी एक है, दो हैं, साइज़ क्या है, राइट है, लेफ़्ट है, तो किस किस्म की पथरियाँ हैं, तो इसके लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक टूल जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? इसमें डॉक्टर साहब पहले तो आपका मेन जो टूल है वो तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। दूसरा आप यूरिन टेस्ट करवाएं, ये दो तो मस्ट है ना उसके। तीसरा आप RFTB करवाएं उसका, और EGFR जैसे मैंने पहले बताया। ये 4 टेस्ट तो हर सूरत में, जिस बंदे को भी स्टोन की प्रॉब्लम है, गुर्दे की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए 4 टूल बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, ये इनके ऊपर अमल करें। अब इसको हम अगर डिफाइन करते हैं, अगर ये अगर पथरी 1 है, पथरी 2 है, वो तो बताएगा स्कैन में आ गया, स्कैन में आएगा। अब हमने ये क्या करना है कि अगर तो आपके स्टोन के साइज नॉर्मल है, या 2, 4, 5 स्टोन है, छोटे साइज के हैं, तो फिर हमारी होम्योपैथी दवाई बड़ी अच्छी इफेक्ट करती है और बड़े आराम से वो पथरी निकाल देती है। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो फिर होता है कि MM से सेंटीमीटर्स में आ गया है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको अपने जो है ना थोड़ा सा मशावरत लेनी पड़ेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि एलोपैथी जो है ना वो बेहतरीन फर्स्ट एड है, होम्योपैथी बेहतरीन ट्रीटमेंट है। मैं ये फिलासफी मैं कोशिश करता हूँ कि हम कोई भी इनके साथ कंपटीशन ना करें, मरीज़ को फॉलो करें कि मरीज़ हमारा सर्वाइव कैसे कर सकता है। तो फिर हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अगर तो हमारी दवाइयों से पथरी प्रॉपर मूव होना शुरू हो गई है, तो असल पर जो पथरी का फिर तो होम्योपैथी चलती रहे। लेकिन होता यह है कि जब पथरी अपनी जगह से छोड़कर पेशाब की नाली में आ जाती है ना, फिर नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो जो पोजीशन होती है ना मरीज़ की, वो तकलीफ भी होती है। तो उस तकलीफ से मरीज़ को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ये ज़रूर नोट करें कि पथरियों के साइज़ क्या है। जब आपके पथरियों के साइज़ आप क्लियर आपको पता चल जाता है, तो होम्योपैथी बड़े आराम से आउट कर देती है पथरियाँ। सिर्फ पथरी नहीं आउट करती, आपके गुर्दों की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर देती है, बेहतर आपके गुर्दे की वर्किंग बेहतरीन कर देती है। और फिर आइंदा अगर आपके गुर्दे में पथरी मुसलसल बन रही है, तो फिर भी हमारी मेडिसिन जो है वो उसको बड़ा होने ही नहीं देती, साथ साथ डिज़ॉल्व करती जाती है, आउट होती जाती है। तो पथरियों गुर्दे के जो आम भी रूटीन में मरीज़ हैं, ये पिछले दिनों मैं एक स्टडी पढ़ रहा था डॉक्टर साहब कि डॉक्टर पृथ्वी है, इंडिया का डॉक्टर था, कार्डियोलॉजिस्ट था, वो 44 साल की उम्र में फौत हो गया। और फौत हुआ वो हार्ट अटैक से। तो जब उसकी तहकीक की गई तो उसने कहा इसको तो एज कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इतनी, ये तो बड़ा अच्छा था। तो फिर देखा कि उसके जो 2-4 दोस्त थे वो भी उसी एज में 40 से 45 साल की एज में फौत हुए। तो फिर मज़ीद उसकी रिसर्च की गई तो पता चला कि इस एज में 40 से 50 की एज में बहुत सारे लोग जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से या कोई दूसरी प्रॉब्लम से मर जाते हैं। वजह क्या थी कि वो सुपर फिट रहने के चक्करों में पड़ जाते थे। यानी होता ये है कि 40 साल तक आपके वेन जो है, आपके जो बॉडी में उसमें लचक होती है, आपके हार्ट की सप्लाई जो है, ब्लड की सप्लाई जो है वो आर्टरी बर्दाश्त कर जाती है। जैसे आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो खून की जो मिकदार है ज़्यादा फेंकता है वेन्स में, तो उनमें लचक आ जाती है, जिससे मेरी उसकी एक्सरसाइज का स्टेमिना बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन 40 के बाद वो हार्ड हो जाती है। ऐसे ही गुर्दों की तरफ भी होता है कि गुर्दों में भी ये होता है कि हम जब 40 से बाद हम ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं ना, तो सिर्फ दिल पे ही नहीं, आपके गुर्दों में भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं मैंने देखे हैं कि वो उनको प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी, वो सुपर फिट थे, लेकिन उनको गुर्दे जो है वो कईयों के डायलिसिस पे चले गए, कईयों के गुर्दे जो है वो उनकी प्रॉब्लम आ गई। हुआ क्या कि ज़रूरत से ज़्यादा वज़न उठाना और ज़्यादा एक्सरसाइज करना और हार्ड एक्सरसाइज करना, ये 40 के बाद आप भी आजकल जा रहे हैं क्लब में, तो ख्याल मैं बड़े आराम से मज़े में घूम लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ जी, बड़े मज़े की एक्सरसाइज करता हूँ। और ये इसका भी एक फार्मूला है, आपके प्रोग्राम से बता देता हूँ। आप ये ज़हन में रखें कि आप की नॉर्मल जो है ना एज वाइज आपकी जो हार्ट रेट है ना वो 119 तक बेहतरीन है।
40 के बाद आपको 119 तक रखनी पड़े। अब आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं आप देखें कि आपकी हार्ट रेट अगर 119 से ऊपर जाती है तो 50-60 तक भी आपकी नॉर्मल है, यानी 60 तक भी जाए तो नॉर्मल है। देखना ये है कि जब आप स्टॉप करते हैं वो रिवर्स कितनी देर में आती है। अगर तो आप 40-45 तक आपकी हार्ट रेट जाती है रनिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, और आप 1 मिनट स्टॉप करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल आ जाती है, तो फिर तो ये आपके वेन्स में वो लचक है। लेकिन अगर वो टाइम लेती है या सफिकेशन महसूस होती है या सांस फूल जाता है या ज़्यादा दर्द वगैरह महसूस होते हैं या आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो फिर आपने 119 से ऊपर नहीं जाना। 119 के अंदर रहकर आप वो देखें आप रनिंग करते हुए जाती हो, वो देखें आप वॉक करते हो, वो देखें आप चहलकदमी करते हुए, तो आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग टू एज एंड हाइट आपने अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। आपने ये नहीं करना कि वो जो है 60 साथ वाला कर रहा है मैं भी वही कर, वो नहीं करना। और ये जो भी लोग 40 से ऊपर है वो एक्सरसाइज अपने इंस्ट्रक्टर के अंडर करें और अपने हार्ट रेट का ख्याल रखें। हार्ट रेट का ख्याल रखेंगे बेहतरीन सर्वाइव करेंगे। और ये याद रखें कि आपकी जो हार्ट की सेहत है ना वो आपकी लेग्स में है, यानी ये भी नहीं कि आपने नहीं करनी। 50% जो ब्लड है ना वो आपके ये घुटनों से नीचे और पाँव टखनों के दरमियान में जो पोर्शन है यहाँ है, यहाँ से ब्लड हमने ऊपर भेजना है, यानी हमें हर सूरत में लेग्स की मूवमेंट करनी पड़नी है। तो वो आपने कम अज़ कम जो है 40 से ऊपर के लोग कम अज़ कम 4 से 8 हज़ार कदम ज़रूर चलें, यानी 4 से 8 हज़ार कदम ये है कि आप ये 3 से 4 किलोमीटर बनता है। तो रनिंग नहीं है, आराम से 2 किलोमीटर सुबह खाली पेट वॉक कर लें, कोई दोपहर में कर लें, कोई शाम को कर लें, यानी एवरेज ये करेंगे। और 1 घंटे की एक्सरसाइज आपकी 3 घंटे लाइफ एक्सटेंड करता है। वैसे तो ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में, लेकिन आपकी बॉडी की जो सेहत है वो 1 घंटे की एक्सरसाइज आपके 3 घंटे लाइफ एक्सटेंड करती है। आप तो पिछले मेरे ख्याल 35 साल से एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। हाँ जी, मैं तकरीबन उस हिसाब से, क्योंकि 35 साल पहले भी आप यही कहा करते थे। तो ये देखें, ये मिसाल है ना, ये तो डॉक्टर साहब मिसाल। अभी भी मैं देखें, अभी मैं इंशाल्लाह थोड़ी अरसे तक 50 का हो जाऊंगा, तो देखें ना, ये चल तो रहा है ना जनाब। सर जी सर, ये कुछ तदाबीर बताएं कि बचाव की, कि पत्थरी ना ही बने। एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि वॉक का बड़ा अच्छा है कि अपने आप को बचा के रखें, इसके अलावा कोई और एहतियाती तदाबीर क्या क्या हो सकती हैं कि पत्थरी से बंदा बच जाए? ये डॉक्टर साहब ने जो बताया ना, एक हद तक वॉक भी बहुत जरूरी है। अगर वॉक नहीं करेंगे तो फिर भी पत्थरी बनने के चांसेस हैं। अगर एक्स्ट्रा वॉक है फिर भी है, खतरनाक है, वो खतरनाक है, वो उससे सोजिश हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा टफ एक्सरसाइज करते हैं और उसकी वजह से अगर आपकी किडनी पहले से थोड़े से वीक है, को उसकी सर्कुलेशन को जब प्योरीफाई करने के लिए फिल्टर का काम करते हैं, उसके नतीजे में उनमें सोजिश आ जाती है। तो इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से नाज़रीन को गाइड किया है कि एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक, उससे आगे नहीं जाना। मुकाबला नहीं करना है कि वो इतने कर रहे तो मैं भी कर लूँ अपनी एज के मुताबिक। उसके अलावा पथरी से अपने आप को बचाव के लिए नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें, चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करें। अच्छा, फिर ये जो एनिमल फूड्स हैं वो भी बहुत कम इस्तेमाल करें, छोड़ना नहीं है लेकिन कम इस्तेमाल करें। दूध जो है उसके ऊपर से मलाई वगैरह उतार दें। अगर भैंस का दूध है स्किम, तो वो आप भैंस का दूध भी, अगर गाय या बकरी का है तो उसको आप एज इट इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप फलों में जो केला है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। बचाव में केला, बचाव में अंगूर है, तरबूज है, इसी तरह वो लोबिया है, उसको आप सालन के तौर पर या उसके आप चाट बनाकर भी उसको लोबिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। और ये इसका लोबिया रेड वाला वाइट वाला, रेड दोनों ही ऑलमोस्ट कितनी, लेकिन रेड को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
फिर उसके अलावा आप जो हल्दी का इस्तेमाल, खालिस हल्दी जो घर में ग्राइंड की जाए, बाजार वाली नहीं, ये बेहतरीन, उसको जो सोजिश से एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है। फिर आप अदरक का इस्तेमाल, कच्ची अदरक इस्तेमाल करें, सलाद में डाल लें या वैसे रोटी के साथ थोड़े बहुत उसका इस्तेमाल कर लें। गार्लिक, थूम जिसको कहते हैं, वो इन चीज़ों से आपके गुर्दों को एक्सपोर्ट भी मिलती है और उनमें कोई सोजिश वगैरह नहीं पैदा होती। फिर इसी तरह आप जो है ना, गैर ज़रूरी तौर पर पेन किलर इस्तेमाल ना करें किसी भी शेप पे। ठीक है। डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक एंटीबायोटिक लीजिए, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक जो हैं वो पथरी पैदा करते हैं, वो रोकते नहीं हैं। तो पानी का इस्तेमाल जो है, वो पानी एक तो साफ होना चाहिए, गंदा पानी फिल्टर वाला नहीं, फिल्टर वाला नहीं तो घर में उसको अच्छी तरह उबाल लें, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, पानी की कमी ना हो। और एवरेज जो है 10 से 12 ग्लास डेली इस्तेमाल कम से कम। सर्दी में भी 8 से 12 तो कम बेश होने चाहिए ना? होने चाहिए। और सर्दी में तो पानी की मैं समझता हूँ कि बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि डिमांड नहीं होती, ज़ाहिरी तौर पर खून गाढ़ होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की बीमारियां भी सर्दी के मौसम में पेशेंट ज़्यादा जाते हैं हॉस्पिटल में। सर, इसके अलावा और खुराक में कौन कौन सा परहेज ज़रूरी है पथरी में, कि किन चीज़ों को बिल्कुल ना खाए बंदा? नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ना खाएं। पत्थरियाँ ज़्यादा हो जाए तो सब कुछ लाइट इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बाकी ये ना ग्रीन जैसे पालक है और दालें हैं इनका, और वो साग, एनिमल फैट है, पाए हैं, ये जो लंबे लंबे नहारियाँ हैं, इस तरह की चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें। अंडे, साग, इन चीज़ों से अवॉइड करें। बाकी रूटीन में हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप सारा कुछ छोड़ दें। सिर्फ ये करें कि आप चेक एंड बैलेंस रखें और देख लें कौन सी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है। अब एक पिछले दिनों मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से लोगों की इंसुलिन तक हमने बंद छुड़वा दी है। फिर ये अभी पिछले एक रिसर्च आई थी, उसमें भी, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है किडनी पे, याद रखिएगा। तो शुगर के मरीज़ जो है ना, वो दवाइयों पे और इंसुलिन पे ही ना डिपेंड करें, वो थोड़ा सा खुराक पे भी डिपेंड करें। एक छोटा सा फार्मूला आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी खुराक खानी है ना, वो आपका खाने से पहले आप शुगर चेक करें और खाने के बाद ठीक 1 घंटे बाद दोबारा शुगर चेक करें। अगर तो 15 से 20 पॉइंट आपकी उस खुराक से शुगर बढ़ती है तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो आपकी 50 से 60 या 40 से ऊपर बढ़ती है तो वो आपकी बॉडी के लिए मुज़र है। और याद रखें, गंदम और चावल और दूध, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी 40 से 60% शुगर बढ़ाती हैं। तो इसका मतलब अगर शुगर चेक करने से पहले आपकी ऑलरेडी 170 या 60 है तो चेक की तो 50 तो शुगर ऊपर हो जाएगी। तो आप सिर्फ इतना को मुआवजा कर लें। शुगर वाले मरीज़, शुगर की दवाइयाँ खाने से भी गुर्दे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो दवाई शुगर की वजह से गुर्दे कमज़ोर होते हैं, एक शुगर की दवाई खा रहे हैं आप, और फिर दवाई भी ऐसी बेतुकी खाते हैं कि इधर से खाना खा लिया फिर गोली खा ली, इधर से फिर खा लिया फिर गोली खा ली, यानी खाना भी ओवर कर लिया, गोली भी ओवर कर ली। तो ना उस खुराक का फ़ायदा ना उस गोली का फ़ायदा। तो कोशिश करें कि लिमिटेड दवाइयाँ खाएं, अपनी खुराक के साथ शुगर मैनेज करें। और शुगर वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपनी किडनी का, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। जब उनकी किडनी ख़राब होती है तो उनको रिपेयर करने का भी मौका नहीं मिलता। तो शुगर वाले मरीज़ जो है ना, इस बात का ध्यान रखें कि शुगर को कंट्रोल रखना है सिर्फ दवाइयों से नहीं, खुराक से भी। शुगर और ब्लड प्रेशर, अब ये 2 ऐसी हमारे बीमार लोग हैं कि ये शुगर वाला जो बंदा है वो ज़्यादा मीठा खा कर ऊपर से शुगर की गोली खाता है, और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ वो कढ़ाइयाँ खा कर ऊपर से ब्लड प्रेशर की गोली खाता है। और दोनों का ना खुराक का फ़ायदा और ना दवाई का फ़ायदा। आपको भी बता रहा हूँ, आप भी ऐसा करते हैं, आप भी ना ऐसा किया करें। तो ये दोनों चीज़ों पे कंट्रोल रखें, फिर आप सर्वाइव करेंगे। वगरना ये आप ज़्यादा अरसा नहीं चला सकते शुगर की गोली के साथ मीठा, कि आप ज़्यादा मीठा खा लें और शुगर की गोली खाएं। ये आपका सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये 6 माह, साल, 2 साल में आपको इतने बुरे रिजल्ट देगा कि फिर डॉक्टर कहेंगे कि इंसुलिन भी लगाओ, परहेज भी करो, दवाई भी खाओ,
और काबिले रहम हो जाता है वो मरीज़। फिर साथ कोई गंग्रीन हो गया, कोई ज़ख़म आ गया, वो नाकाबिले तक बर्दाश्त तकलीफ़ होती है। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज़ भी आते हैं, गुर्दों के डायलिसिस भी हो रहे हैं, पाँव में गैंग्रीन भी बना हुआ है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है। तो अल्लाह की ज़ात से डरते हुए खौफ भी आता है, तकलीफ़ भी होती है, मरीज़ को देखकर भी तकलीफ़ होती है। और फिर जो ऊपर लाहकीन होते हैं वो मरीज़ से ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। तो कोशिश करें कि परहेज़ और बीमार होने से पहले एहतियात करें, और अगर बीमार है तो सख्ती से परहेज़ करके अपने आप को ठीक करें, और दवाइयों के ऊपर मुसलसल डिपेंड ना करें, ना डॉक्टरों पे डिपेंड करें, अपने ऊपर भी डिपेंड करें, अपना भी ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ आज के टॉपिक में रह गई है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गुर्दे में पथरी होती है या मरीज़ को पता नहीं चलता, उसका आप लोगों ने भी वो शायद डिस्कस नहीं किया उस पर, उसका यूरिन बिल्कुल ड्रॉपिंग की सूरत में हो जाता है, या यूरिन रुक जाता है, या बर्निंग के साथ होता है, या बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें भी थोड़ी सी डिटेल, मैं दोनों का मौक़िफ़ लूँगा, पहले आपका मौक़िफ़ ले लूँ। जब पथरी गुर्दे से निकलकर पेशाब की नाली में आ जाती है, उस वजह से भी पेशाब रुक भी सकता है और कम भी आता है और तकलीफ के साथ आता है। जब गुर्दों में सोजिश हो जाती है, उस वजह से भी कम पेशाब आता है, बाज़ का रुक भी जाता है। फिर वो सर्दी की वजह से भी, पहले भी बात हुई थी, सर्दी के लगने, शदीद किस्म की सर्दी से भी पेशाब कम भी आता है और बाज़ का बिल्कुल। इसमें मेरा थोड़ा सा नुक्ता नजर है कि सर्दी इशू नहीं है, इम्यूनिटी कम होती है, उस वजह से सर्दी। इम्यूनिटी की भी एक लिमिट है, इम्यूनिटी की एक लिमिट है, इसलिए किसी को पता नहीं होता मेरी कितनी इम्यूनिटी है, जब तक वो उसको ये प्रॉब्लम। बेहतर ये कि वो एहतियात बेहतर है, इलाज से एहतियात बेहतर है। गुड। अच्छा, अद्वियात कौन कौन सी आप इसमें लेते हैं गुर्दे की पथरी में, कि हमने सारा डिटेल दे दी, कैसे होती है, बचाव कैसे है, ये तो एक जनरल हमने अपने नाजरीन को बता दिया। अब आ जाइए अपने प्रोफेशन की तरफ कि होम्योपैथी क्या लोग इन्हिसार कर सकते हैं होम्योपैथी पे? जी, होम्योपैथी कोई जो मखसूस या स्पेशल सी अद्वियात जी बिल्कुल है, ऐसे राइट में अलग, लेफ्ट में अलग, दोनों में है, तो फिर क्या करे बंदा? जी बिल्कुल, बर्बेरस वल्गैरस मदर टिंचर में जी। इसका क्या फंक्शन है? ये एक तो उसको ड्रेन कर बाहर निकालती है और तोड़ती भी है। जबरदस्त। हाइड्रेंजिया उसमें भी ये भी खूबी है कि ये खूबी है कि उसको रेजा रेजा करती है, ड्रेन करती है। हाँ जी, उसको पहले रेजा रेजा करती है, फिर उसको ड्रेन भी करती है। फिर उसके अलावा अगर आपके राइट साइड पर है तो लाइकोपोडियम और ओसिमम कैनिमम मदर टिंचर वो भी करती है। फिर अगर आपके लेफ्ट साइड पर है नक्स वमिका और तबाकुम, ये 30 में इस्तेमाल करवाएं, फिर भी होती है। अगर आपके यूरिन टेस्ट में आ गया जी कि आपके यूरिक एसिड ज्यादा है, उसके ज़रात हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो पथरी है वो यूरिक एसिड की बनी होगी, तो उसके लिए आप आर्टिका यूरिनसोन को दे दें मदर टेंचर में। कैंथेरस आपने जिक्र किया, कैंथेरस का सिम्टम अगर हो तो, अगर उसकी बर्निंग है साथ, फिर तो देनी है। सर आपके तजुर्बे में कौन कौन सी अद्वियात है पथरी तोड़ने और निकालने? इन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारी बता दी है। इसके अलावा और भी बड़ी दवाई हैं, सारसाप्रेला बहुत बड़ी दवाई है, साबलसुरलेटा बहुत अच्छी है, सरकंडा एक बहुत अच्छी दवाई है। जैसे ये यूरिक एसिड की बनी है तो थलास्पी बरसा बहुत अच्छी है उसके लिए। थलास्पी बुरसा में तो जरा यूरिन में अगर स्मेलिंग है और वो बड़ी अच्छी है। और दूसरा ये है कि होम्योपैथी में आप ये भी देखें कि आपके गुर्दे की हेल्थ क्या है, उसके हिसाब से गुर्दे की को स्ट्रांग करने के लिए भी जरूर इस्तेमाल। कोई ऐसी टॉप क्लास मेडिसिन जो आपके इल्म में हो, कोई एक मेरे नाजरीन को बताएं। बाजी गुर्दे की कोई किसी भी तरह की पथरी हो तो हाइड्रोंजिया और बर्बेरस वल्गैरिस दे और बेफिक्र हो जाए, पथरी नहीं रहेगी आपके गुर्दे में। जी तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। मज़ीद हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033342290502। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना, अपने गिरदोन व अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। होम्योपैथी पाइंदाबाद।